पिछले कुछ महीनों से ई स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े टीम्स जैसे कि DSM, CLG, द गार्ड, इन सबको बहुत सारे एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ रहा है। इन बदलते इकोनॉमिक चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने बिजनेस मॉडल में बहुत ज्यादा बदलाव लाना पड़ेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स इन द ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। इन सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस को एक कलेक्टिव टर्म दिया गया है। इट्स कॉल्ड ई स्पोर्ट्स विंटर, एन एरा वेयर कंपनीज मस्ट बी इन सर्वाइवल मोड टू गेट थ्रू दिस विंटर और रिसेशन पीरियड। ये चैलेंजेस क्या है, क्यों है, कहां से आए और क्या इससे इंडियन कंपनीज को फर्क पड़ने वाला है, ये सारे टॉपिक्स हम आज के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, तो जरूर एंड तक देखना। ये है Esports This Week पावर्ड बाय ग्लोबल Esports। मोस्ट बिजनेसेस को दो चीजों पे फोकस करना होता है। एक तो होता है एक्सपेंशन और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। कोई एक बिजनेस एक चीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस, थोड़ा कम फोकस ऐसा कर सकता है, लेकिन एट सम पॉइंट सबको बैलेंस तो ढूंढना ही पड़ेगा। जब एक कंपनी एक्सपेंशन मोड में होती है तो वो ज्यादा खर्चे करती है टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। वो लोग प्रॉफिट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। एक नॉर्मल कंपनी अगर एक्सपैंड करने जाए तो उनकी कोशिश कैसे रहेगी? वो यूजुअली या तो नए फैक्ट्रीज खोलेंगे, या तो फिर नए ऑफिसेज, या फिर नए फैसिलिटी सेटअप करेंगे, और वो साथ में और एम्प्लॉयज को हायर करेंगे ताकि वो ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सके। ग्रोथ करने के लिए नए कस्टमर्स भी एक्वायर करने पड़ते हैं। इसका मतलब मार्केटिंग में भी थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। एंड इवन दो दे कांट मेक एज मच मनी राइट नाउ, वो होप कर रहे हैं कि वो बाद में इस पे कमा पाए। एक ई स्पोर्ट्स कंपनी के लिए एक्सपेंशन कैसा होगा? फॉर देम एक्सपेंशन इज लाइक सेटिंग अप न्यू बूट कैंप्स, साइनिंग न्यू टीम्स और लाइनअप्स, और साइनिंग न्यू क्रिएटर्स। लेकिन ये ग्रोथ एंड एक्स्ट्रा आउटपुट सिर्फ तब काम आएगा when you can actually sell it to someone. That's when profit comes in. जब ये कंपनी प्रॉफिट मोड में होती है तब वो सिर्फ उतने ही खर्चे करती है जितना वो वापस कमा पाए। फोकस एफिशिएंसी पे ज्यादा करते हैं वो लोग, so that they can earn more with the facilities they already have. And अगर for some reason ये बैलेंस अगर बिगड़ जाए तब ये कंपनीज को पैसा बचाने के लिए शायद कुछ ऑफिसेज के ब्रांचेस बंद करने पड़ सकते हैं, या फिर कुछ एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ सकता है। तू आ गया बेटा? हाय दादी। इतना जल्दी? दादी आज मेरी नौकरी पे मेरा आखिरी दिन था। हाँ क्या? हाँ, मेरे को ले ऑफ कर दिया गया है। क्यों, क्या हो गया? कंपनी के पास पैसे नहीं है। मुझे और साथ में 50 लोगों को निकाला है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स जो इतना ज्यादा काम के नहीं थे वो पूरे डिपार्टमेंट्स को हटा दिया एक साथ। ओह अच्छा, तू टेंशन मत ले, कुछ न कुछ अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। ये प्रॉब्लम जो है वो हर इंडस्ट्री में है, स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। चलो फॉर एग्जांपल Amazon और Netflix को ले लो। पैंडेमिक के टाइम पे सब लोग घर पे बैठ के Netflix देख रहे थे, सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे। इस वजह से Amazon और Netflix को ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी, क्योंकि तभी काम था। लेकिन अब जब पैंडेमिक खत्म हो गया है, सब लोग बाहर घूम रहे फिर रहे हैं, शॉपिंग इधर उधर की दुकानों से हो जाती है, लोग Netflix के सामने इतना वक्त जाया नहीं कर रहे, तो उनको इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। And that's why Netflix and Amazon also fired a lot of their employees recently. अब आप सोचो esports कंपनीज में क्या खर्चे होते होंगे? Mostly it's salaries for the players and for the staff, boot camp का rent या lease, उधर के खर्चे, and most importantly marketing, so that they can acquire more fans. Very important. So now that आपको teams के खर्चे पता है, it's also important to figure out कि ये teams earn कैसे करती है। आज तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसका बिजनेस मॉडल एकदम परफेक्ट हो। सो अप अंटिल नाउ मोस्ट ऑफ द टीम्स स्पॉन्सरशिप मनी पे रिलाई कर रही है एज अ फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंट इनकम। और स्पॉन्सरशिप क्या होता है? फॉर ब्रांड्स इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। ब्रांड का लोगो ऑन द जर्सीज, प्लेयर्स टॉकिंग अबाउट द ब्रांड और सोशल मीडियाज और अदर प्लेटफॉर्म्स, ये सब होता है स्पॉन्सरशिप के तरीके। फॉर एग्जाम्पल बायजूस को ही ले लो। अब ये इंडियन क्रिकेट टीम के सारे फैंस अगर ये फोटो देखेंगे, देयर इज अ स्मॉल चांस कि फ्यू ऑफ दोस फैंस might just actually try बायजूस। अब आप ही सोचो, ई-स्पोर्ट टीम्स बेचती क्या है? Their main product is their likability and their brand image. ई-स्पोर्ट टीम्स के लिए अब तक खर्चे करके अपनी ग्रोथ बढ़ाना और फैन बेस बढ़ाना was justified, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास फैंस, आप स्पॉन्सर से उतने ज्यादा पैसे मांग सकते हो। It's a deal where the brand gets access to a young and highly devoted crowd of gamers and the team gets money. Every single dollar that's been spent on esports pretty much is just a very small portion of a gigantic ad budget of these brands. लेकिन आज के जमाने में स्पॉन्सरशिप का पैसा कम होते जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसेशन आ रहा है
और रिसेशन में ब्रांड्स को भी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। अब अगर कोई रेजर जैसा ब्रांड हो या लॉजिटेक जैसा ब्रांड हो, वो अपने माउस बनाने की फैक्ट्री तो बंद नहीं करने वाले, रेड बुल ड्रिंक्स बनाना बंद नहीं करेंगे और बर्गर किंग अपना खाना बनाना बंद नहीं करने वाला। तो ये सब जो एसेंशियल ऑपरेशंस है, वहां पे तो वो लोग अपने खर्चे कम कर नहीं सकते। तो कॉस्ट कटिंग कहां पे होगी? मार्केटिंग बजट पे। रिसेशन या फाइनेंशियल ट्रबल के टाइम पे सबसे पहला पत्ता मार्केटिंग का ही कटता है, क्योंकि मार्केटिंग बजट कम करने से आपकी पूरी कंपनी एक साथ बंद नहीं हो जाएगी। और इसके कारण ई स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स भी कम हो रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ब्रांड्स के लिए दिस स्पॉन्सरशिप इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग। अब रेवेन्यू कम हो रहा है तो टीम्स को अपने खर्चे जो है वो इन्वेस्टमेंट के पैसे से निकालने पड़ रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट का भी पैसा तो अनलिमिटेड है नहीं, कभी ना कभी तो खत्म होगा। ये सारे जो ई स्पोर्ट टीम्स है, इन्वेस्टमेंट रेस कर करके कुछ ई स्पोर्ट टीम्स की वैल्यूएशन तो इतनी क्रेजी हाई हो गई है कि उनके रेवेन्यूज जस्ट डोंट जस्टिफाई देयर वैल्यूएशन एट ऑल। और इसीलिए उनको एक टफ डिसीजन लेना पड़ रहा है टू लेट गो ऑफ देयर एम्प्लॉइज। ESM एंड CLG आर लेटिंग गो ऑफ देयर LCS स्लॉट्स, क्योंकि उनके लीग ऑफ लेजेंड्स टीम्स को ऑपरेट करना बहुत महंगा हो रहा था। इवन SATUL सिर्फ एक esports लाइनअप लेकर बैठा है, क्योंकि उनको और लाइनअप्स लेने में फायदा नहीं दिख रहा। GE को भी हमारे न्यू स्टेट लाइनअप को अलविदा कहना पड़ा। सेम विद ओरंगुटैन, जिन्हें अपने फ्री फायर टीम को अलविदा कहना पड़ा और साथ में कुछ क्रिएटर्स को भी। .esports जैसे पब्लिकेशंस भी ये प्रॉब्लम से नहीं बच पाए। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है बॉस? इसको सॉल्व कैसे करें? ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सरशिप के अलावा और भी दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे इनकम बढ़ाने के लिए। There is only one org on the entire planet which is breaking even and is in a stage where they don't need VC funding but are going to probably take it anyway to grow and scale. Not because their esports division is profitable, but because they have made other verticals that are funding their esports division. That esports organization, my friends, is loud. मतलब they will have to diversify their revenue sources. तब तक ये तो था। हाँ? ये आपने वापस बनाया? हाँ। यार ये तो बहुत पसंद है मुझे। हाँ। तो आगे फिर सोचा है क्या करेगा? मेरे को एक आइडिया आ रहा है। मैं तो बोलता हूँ जॉब छोड़ो, बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस? किसका बिजनेस करेगा? सोचा? इसका, केक का। केक का? हाँ, अरे बहुत अच्छा आपके केक्स। केक का बिजनेस करने के लिए शॉप चाहिए, वर्कर चाहिए, सब चाहिए। इतना पैसा कहाँ से आएगा? केक बेचने के लिए दुकान की जरूरत नहीं है। हम हमारा केक तो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। स्विगी जोमेटो तो है ही। साथ में अगर वो फायदा नहीं हुआ तो हम खुद का वेबसाइट बना के डायरेक्ट तो कस्टमर बेच सकते हैं। और अगर वो भी नहीं हुआ तो हम होटल्स और कैफेज में तो जाके उनको केक दे ही सकते हैं हमारा। आपको क्या लगता है वो लोग खुद के केक बनाते हैं? नहीं, वो लोग भी यहीं से बाहर से ही खरीदते हैं। तो हमसे क्यों ना खरीदें? अच्छा, और केक लेके आती हूँ, तेरे को इतना पसंद आया है तो। अरे लेकिन रुको वो बात आ रही हूँ। अरे जरूरत नहीं अभी है, ऑलरेडी इतना सारा। और काफी सारी टीम्स ऐसा ऑलरेडी कुछ कर रही है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। Our first example is टीम लिक्विड। ये चलाता है ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बेस्ट विकी, लिक्विपीडिया। सारे गेम्स के ऑलमोस्ट सारे टीम्स, प्लेयर्स, ट्रांसफर्स, टूर्नामेंट हिस्ट्री, इन सब का रिकॉर्ड रखती है लिक्विपीडिया। Our next example is Fnatic। वो तो खुद का ई-स्पोर्ट्स गियर और इक्विपमेंट बनाने लगे हैं, which their fans absolutely love। TSM के पेरेंट कंपनी स्विफ्ट मीडिया ने इन्वेस्ट किया है in a e-sports coaching app named Blitz। ये ऐप आपको गेम्स के सारे कैरेक्टर्स, मैप्स, लाइनअप्स, मेटा, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। So instead of searching on YouTube for tutorials, यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बहुत इजीली मिल सकती है। सिमिलरली जेनजी ने एक ई-स्पोर्ट्स एजुकेशनल और स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। जेनजी के फाउंडर आर्नोल्ड हर के शब्दों में ये प्रोग्राम एक फुटबॉल कैंप या फिर कोचिंग फैसिलिटी की तरह है। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजा करते हैं so that their kids can learn to play the video game in a better team environment। इससे रेवेन्यू तो जनरेट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ में जेनजी के लिए ये एक फ्यूचर टैलेंट को स्काउट करने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। 100 थीव्स के फाउंडर नेट शॉट ने एक खुद का एनर्जी ड्रिंक ब्रांड शुरू किया, जूवी। और अगर ये काफी नहीं है तो 100 थीव्स तो खुद का एक गेम भी बना रही है, जिसको फिलहाल के लिए नाम दिया गया है प्रोजेक्ट एक्स। हमारा ही एग्जांपल ले लो, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स रन्स GE स्टूडियोज, जहां पे हम शूटिंग करते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट और स्ट्रीम्स प्रोड्यूस करते हैं। So we have figured out monetization till now. The reason that we are still surviving is because our studio has supported our teams. You think our Valorant team supported itself? No.
is because we were doing production work for Free Fire, for BGMI, for PUBG, like Mohit, he's sitting here in chat right now. He directed the PUBG New State commercials. If you want an example of what GE Studios does, we have recently launched a new video on Valorant Esports South Asia का YouTube channel. It's called Lock and Load. बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, so go check it out. And if you want to figure out कि इसमें behind the scenes क्या क्या हुआ, हमारे स्टूडियोज में कैसे हमने ये बनाया, तो उसका मेकिंग वीडियो भी आ चुका है, वो भी देख लेना. सिर्फ टीम्स नहीं, पब्लिशर्स भी अपना रेवेन्यू सोर्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. गेम पब्लिशर्स लाइक रायट गेम्स, वो स्किन के सेल्स से तो काफी रेवेन्यू कमाते ही हैं, लेकिन कुछ बंडल्स ऐसे हैं जो उन्होंने रिलीज किए हैं जिससे दे लेट द फैंस डायरेक्टली सपोर्ट देयर फेवरेट टीम्स. साथ ही साथ वो एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं where they have said कि they are working on a new viewing experience. For a small fee, fans एक virtual pass ले सकते हैं जिससे उन्हें both virtual and IRL quality viewing experience मिलेगा. इसके बारे में और भी डिटेल्स बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो जैसे ही वो अवेलेबल रहेंगे हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे. एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं और रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके तो और भी. इनफैक्ट ये तो सिर्फ शुरुआत है. आई एम श्योर कि थोड़ी और क्रिएटिविटी के साथ ई-स्पोर्ट्स कंपनीज प्रॉफिटेबल होने के और भी बहुत सारे तरीके ढूंढ निकालेगी. और दादी, सालों मेहनत करने के बाद, ऑनलाइन बेचने के बाद, क्लाइंट को बेचने के बाद, आपका दुकान खुद का फाइनली. अरे ये तो सब बेटा तेरी मेहनत का कमाल है. हमारे पास पहले दुकान नहीं थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन था और दिमाग था, और उससे कुछ भी हो सकता है. मन में ठानते हैं ना, वो हो जाता है. जो करो वो सब पॉसिबल हो जाता है अपने आप. इन दिस टफ फेज ऑफ ई-स्पोर्ट्स विंटर, पॉसिबल है कि कुछ कंपनीज ऐसे हो जो शायद इसे सर्वाइव नहीं कर पाए. सबको सर्वाइवल मोड में ऑपरेट करना पड़ेगा. जो कंपनीज इसे सर्वाइव कर जाएंगी, उसके अगले पार there will be less competition and they will adapt to a better business model because of it. We will emerge out of this stronger. तभी तक, the best that you can do to support your favorite e-sport team is just watch all their content and share it with your friends as well. अगर आपको ये वाला ही वीडियो पसंद आया, जरूर दिखाओ अपने दोस्तों को. And I hope this video helps you understand a little bit more about the business of esports. अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, माँ कसम बता रहा हूँ, I will reply in the comments. जो भी है पूछ लो. फिलहाल के लिए that was it from our side and we'll see you again in the next video.